अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में हम आपको अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा अपडेट से बाखबर रखे हुए हैं। नाज़रीन, काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमरीकी इनखला की पॉलिसी की तबाहकुन असरात इस वक्त सामने आना शुरू हो चुके हैं और इसके साथ साथ इसके तबाहकुन असरात न सिर्फ अफगानिस्तान या खित्ते पर आ रहे हैं बल्कि अमरीकी इनखला की पॉलिसी के खिलाफ अमरीका के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब जहां पर काबुल एयरपोर्ट पर 20,000 से ज्यादा शहरियों वहां पर मौजूद हैं, अफरा तफरी का आलम है वहां पर, वहीं दूसरी जानिब मुकर्ररा मुद्दत में अमरीकी इनखला मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आज तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया के सामने आए हैं और उन्हें दो टोक अंदाज में अमेरिका को वार्निंग दी है कि 31 अगस्त तक अगर इनखला की डेडलाइन ना हुई मुकम्मल तो ये डेडलाइन नहीं बल्कि रेड लाइन होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, अफगानिस्तान में हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए 12 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है, कायम की गई है और तालिबान तर्जुमान ने पंशेर का मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर भी जोर दिया है। अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, क्या लम्हा बलम्हा अपडेट्स हैं, वो आपके साथ प्रोग्राम में शेयर भी करेंगे और इसके साथ साथ इसके ऊपर मजीद तज्जिया भी लेंगे। हमारे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में बगीर हारिस नवाज साहब मौजूद होंगे और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे हुकूमती कारकर्दगी पर 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, खासकर इमरान खान साहब के जो वसीम अकरम प्लस हैं उनकी कारकर्दगी पंजाब में कैसी रही है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज नाज़रीन करूंगी, मेरे साथ प्रोग्राम में हमेशा की तरह मौजूद हैं तज्जियाकार सहाफ़ी अदील वड़ाइच। अदील, आगाज भी आपसे करूंगी, मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो इनखला हो रहा है अमेरिका का अफगानिस्तान से, बीच में अभी जो डेट्स के ऊपर एक कंफ्यूजन चल रही है। अमेरिका इस वक्त कह रहा है कि हम 31 अगस्त से ऊपर भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका से इस वक्त आवाजें उठ रही हैं, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप खिताब करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी बेबसी है, हमने यहाँ से विड्रॉल नहीं किया, हमने सरेंडर किया है, शिकस्त हुई है हमें। अमेरिका की बेबसी बहुत सामने नजर आ रही है। क्या इस पर आपका तज्जिया है, क्या टेक है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए मारिया, इस सारी सूरत हाल में अगर कोई बुरी तरह एक्सपोज हुआ है तो वो अमेरिका है। इससे पहले तो जब अशरफ गनी फरार हुए ना तो सारा फोकस उन पे चला गया कि जी अशरफ गनी देखें जी भाग गए हैं, जो अफगान सिस्टम है कोलैप्स कर गया है, अफगान गवर्नमेंट जो है ये सरेंडर कर गई है। भारत के हवाले से फोकस जो है उस पर रहा कि भारत की इन्वेस्टमेंट थी और भारत जो है ये एक्सपोज हुआ है। लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ जो अमेरिका है ये एक्सपोज हो रहा है। देखें, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है पहली डेडलाइन उसने खुद दी और उसके बाद इसको रिवाइज किया। अब रिवाइज करने के बाद अब इसमें मजीद एक्सटेंशन चाह रहे हैं और अब तालिबान ने, जैसा कि आपने भी कहा कि उन्होंने कहा डेडलाइन ये रेड लाइन है और 31 अगस्त तक जो इनखला है इसको हर सूरत में मुकम्मल किया जाए। और अब देखें ना कि चंद दिन पहले तक जो अफगानिस्तान के असल जो हाकिम थे वो कौन थे? वो अमेरिका था, वो इनडायरेक्टली तो अमेरिका था। अब अमेरिकी CIA चीफ जो हैं वो वहां जाकर काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से क्या मांग रहे हैं? वो अपने जो अमेरिकी शहरी हैं उनका सेफ इनखला उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखें तो दिनों में कैसे सूरत हाल बदल गई है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सपोज हुआ है तो वो अमेरिका हुआ है और ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर है कि वो असेस ही नहीं कर पाए कि इतनी जल्दी ये सूरत हाल इस तरह खराब होगी, वो लोग फंस जाएंगे, वो लोग इस्तदा कर रहे होंगे, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये उनका इंटेलिजेंस फेलियर जो है दुनिया के सामने आया है और उनके अंदरूनी जो तनकीद है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे वो शुरू हो गई है। तो ये अमेरिका की जो परेशानी है वो भी अब वाज़े होने लगी है। तो अदील, मुझे बताइएगा इस तमाम सिचुएशन में जो इस वक्त एक तरफ अमेरिका की जानिब से चल रही है और एक तरफ अफगानिस्तान में जो हो रहा है, इस सब में क्या पाकिस्तान मुतमईन है? पाकिस्तान ने जो अपना मीडिएटर का एक तरह से रोल प्ले किया था, बहुत खास रोल रहा, तो एज अ पाकिस्तानी वी आर सेटिस्फाइड, राइट? जी, पाकिस्तान मुतमिन है और इसलिए मुतमिन है कि तालिबान की जानिब से कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया गया। तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तान को कंसर्न थे वो क्या हो सकते थे? जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, क्योंकि दुनिया ये जो मगरबी ममालिक हैं इनका अगला जो प्लान था वो ये था कि तालिबान चूंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे, इन पर दबाव डालेंगे, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान पे इल्जामात लगेंगे, वहां पर खाना जंगी होगी, पाकिस्तान पर जो है उंगलियां उठेंगी कि यहां से भेजा जाता है लोगों को। लेकिन हुआ ये कि अशरफ गनी ने एक तो सारा प्लान चौपट किया,
खुद अमेरिका की वहां पर अपनी कोताहियों से अमेरिका खुद एक्सपोज हुआ। उसके बाद तालिबान ने बहुत सेंसिबली खेला। मतलब आज देखें कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी दुनिया को क्या फिर एक मरतबा फिर दोबारा पैगाम दिया गया। उसमें उन्होंने बताया कि जो इवन पंचशेर की बात कर लेते हैं कि वहां पर का जो टेक ओवर है वो यकीनी नजर आ रहा है, यानी वो सरेंडर शुमाली इत्तेहाद का हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं आप काबुल आए, हम बैठ के पॉलिटिकली इस पे बात करते हैं। तो अब अच्छा, दूसरी जानिब क्या कंसर्न था पाकिस्तान का? इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस जो नजर आ रहा है कि उनकी मखलूत हुकूमत ऐसी बने जिसमें दीगर नस्ली गिरोह जो हैं वो भी इस हुकूमत में शामिल हों। अच्छा, उसका फायदा यह होगा कि पूरे अफगानिस्तान में जब एक इन तमाम फ्रीकैन के इश्तराक से हुकूमत बनेगी तो पूरे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान को सूट ही ये करता है। पाकिस्तान इस वक्त मुतमिन है। अब तालिबान के काबुल में पहुंचने से पहले पाकिस्तान की तशवीश बहुत ज्यादा थी, परेशानी बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान की जो दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान के जो मुक्तदर हलके हैं, उसमें तशवीश इसलिए ज्यादा थी कि एक तो खुदा ना खास्ता कि हमारे पे एक बहुत बड़ा बोझ आ जाना था। पहले हम 40 लाख मुहाजिरीन को जो है वो होस्ट कर रहे हैं, वो उससे हम बच गए। उसके बाद अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो अब नजर आने लगी है। अब देखें ना आज किस तरह कॉन्फिडेंस से तालिबान बात कर रहे हैं कि जी पिछले 10 दिन में कोई खून खराबा नहीं हुआ। और अभी वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को अब ना लेके जाएं, अपने लोगों को यहां से निकालें। और उन्होंने एयरपोर्ट जाने वाले जो रास्ते हैं वो भी ब्लॉक कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि लोग यहां आराम से जिंदगी गुजारें, यहां कोई मसला नहीं है। लेकिन नदील, इस चीज को भी बहुत मिस रिपोर्ट किया जा रहा है, खासकर इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से। हमें इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आई कैन हियर यू। सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह भी अदील से मैं सवाल कर रही थी कि जहां पर एक तरफ अमेरिका की बेबसी सामने शो हो रही है और साबिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने तस्लीम किया है कि हमारी बहुत बड़ी शिकस्त थी, हमने सरेंडर किया, हम इससे बेटर तरीके से विड्रॉल कर सकते थे। और दूसरी तरफ एक पाकिस्तान है जो कि मुतमईन है और तालिबान की हुकूमत जो आ चुकी हुई है और जिस तरह से वो उन्होंने कमेटी भी तश्कील दी है कि हुकूमती निज़ाम किस तरह चलाना है। तो इस सब पर आपका क्या टेक है? आप इस तमाम सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि इस वक्त तालिबान बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सबक सीखा है पिछले 20 साल में, क्योंकि 96 में काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था, जिसकी वजह से ही अमेरिकन क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर बाय दे केम टू अफगानिस्तान। तो अब उन्होंने फिर उसके बाद 3 साल से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं ये दोहा में बैठे हुए हैं। वहाँ पर वो इंटरनेशनल पूरे अरीना में हर पोलिटिकल लोगों से और गवर्नमेंट से डील करें, चाहे वो अमेरिका है, फिर इस्लामिक कंट्री हैं, देन रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, टर्की है। सो दे आर नो मोर वाइज। और जिस वक्त जिस तरीके से उन्होंने काबुल का कंट्रोल हासिल किया विदाउट फायरिंग अ बुलेट, लेट्स गिव देम लॉट ऑफ क्रेडिट। आई थिंक उन्होंने पहले अपने अफगान जितने ग्रुप से उनसे अंडरस्टैंडिंग की है कि नाउ वी आर कमिंग, लेट्स नॉट गो फॉर एनी खून खराबा, और हम अब अफगानियों का ज़्यादा नुकसान ना करें, हम अफगानियों को रीबिल्ड करें, नेशन बिल्डिंग करें। और यही उन्होंने बड़े तरीके से काम किया है। उन्होंने आगे इमीडिएटली आते अपनी पॉलिसी बयान दे दिया कि हम कोई खून खराबा नहीं करेंगे, आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं, किसी को विक्टिमाइज नहीं करेंगे, औरतों बच्चियों के लिए हमारी बड़ी क्लियर मॉडरेट पॉलिसी होगी, वो अपने काम भी कर सकती हैं, पढ़ाई भी कर सकती हैं, सरकारी मुलाजम भी आ जाएँ। अफगान नेशनल आर्मी को भी उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे ये अहमद कारज़ई को, उसके बाद अब्दुल्ला को, अशरफ गनी को, नायब सदर को जो चले गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी सबके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि वी मस्ट नो कि देयर आर बिग स्पॉयलर्स, और दो स्पॉयलर्स वो कभी अपनी मार को, अपनी गलतियों को, अपनी शिकस्त को भूल नहीं सकते। उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें जाहिर है कि अमेरिकन भी शामिल हैं, उसमें और लोग भी शामिल हैं, उसमें उनके प्लांटेड लोग भी शामिल हैं, उनके सिविलियन इंटेलिजेंस के लोग भी कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं जो वहाँ मौजूद रहे हैं, जिनको फिक्र भी पड़ी हुई है। सो इन एनवायरनमेंट में उनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बड़े खुशरूबी से बात की, और ये भी एक अच्छा स्टेप लिया कि सवाए अब फॉरनर्स के, अमेरिकन के, कोई अफगान नेशनल बाहर नहीं जाएगा। ये उनको शुरू से अनाउंस करना चाहिए था और उनको ये कॉन्फिडेंस देना
चाहिए, आम बयान देना चाहिए, बार बार लोगों को बताएं कि हम वाकई भी मेन बिजनेस, हम अफगानी हमारे भाई हैं, जो भी हम उसको लुक आफ्टर करें, उनकी फैमिलीज को, ब्रिगेडियर साहब ये उनके बताइएगा कि बच्चों को कोई आज जो नुकसान नहीं तर्जुमान करेगा, है, ये करके दिखाएं। आज जो तर्जुमान है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मगरबी तर्ज की जमहूरियत नहीं यहां पर होगी, तो फिर कैसा सिस्टम आप वहां पर देख रहे हैं? एक मखलूत हुकूमत भी बननी है, तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन भी होनी है, तो आपको कैसा सिस्टम आता नजर आ रहा है पॉलिटिकली वहां पर? देखें अदील, बात यह है कि जो भी अमेरिकन चाहेंगे वो अब नहीं होगा। उन्होंने 40 कि अब अमेरिकन की मर्जी से चलेंगे। सेकंड ये कि जो उनका मॉडर्न सिस्टम नहीं होगा, उनका सही निज़ाम होगा। इस पे चाहे नॉर्दर्न अलायंस हो, जिसमें उज़्बेक्स हो, ताजिक्स हो, हज़ारास हो, पश्तून्स हो, बलोची हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हुआ। उनकी सोच यही है कि शरई निज़ाम होगा, लेकिन शरई निज़ाम वो 96 वाला नहीं होगा। आप किसी को सजा देने से पहले वो पूरी छानबीन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। When they feel that 200% yes, he has committed a crime, फिर उसको उसके क्राइम जुर्म के हिसाब से सजा देंगे। ये तो बड़ा क्लियर हमें पता चल रहा है और नजर भी आ रहा है। सेकंड, ये जो फर्स्ट है ना, ये सारा अमेरिकन ने क्रिएट किया, जिस तरीके से वो निकले। आपको क्या सर, आप जरूरत ये थी समझते हैं कि अमेरिका का जो विड्रॉल था वो एक मेस थी, और जो तालिबान है जिस तरह से उन्होंने प्रोसीड किया स्टेप बाय स्टेप, वो बेटर था एज कंपेयर टू अमेरिकन विड्रॉल? और ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह मारिया पूछ रही है कि ये अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की जदीद तरीन इनके पास सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये इनकी असेसमेंट इतनी खराब कैसे हो सकती है कि उनको एम्बेरस होना पड़ रहा है बाकायदा दुनिया के सामने कि अपनी ही दी हुई डेडलाइंस को जो दोबारा उनको रिवाइज कर रहे हैं, कभी कोई डेट देते हैं, कभी कोई डेट देते हैं, उनसे इतने लोग जो है निकल नहीं पा रहे। इन्होंने असेस गलत किया था। आपको क्या लगता है कि ये फेलियर इनका हुआ कहां पे है? देखिए, इन्होंने जो अपनी स्टडीज की थी, जितनी स्टडीज हुई हैं, जितनी ब्रीफिंग्स हुई हैं, वहां पर सब ने इनको यही कहा कि जी अफगान ट्रूप्स को हमने बड़ा ट्रेन किया है, उसके बाद दे इक्विप्ड वेल, ट्रेन वेल, और फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कहती रही कि जी 1 साल कम अज कम लगेगा तालिबान को यहाँ पर पहुंचने के लिए काबुल में। लेकिन साथ ही साथ उनकी इंटेलिजेंस इनको बताती रही कि प्रॉब्लम्स होंगे, बट दे वर नॉट लिसनिंग, एंड पर्टिकुलरली सेकंड व्हेन दे वर लिविंग दे वांटेड टू क्रिएट अ फस, दे नेवर वांटेड कि वहां स्टेबल अफगानिस्तान करके वो निकले, क्योंकि अगर स्टेबल अफगानिस्तान होगा तो दैट मीन्स कि चाइना को फायदा होगा, सेंट्रल एशिया को फायदा होगा, अफगानिस्तान को फायदा होगा, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी पाकिस्तान के साथ होगी, बलूचिस्तान की पुरअमन होगा, और हमारा गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज टाइम पर हो जाएगा। Now, do they want this? They thought कि जितना यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा, खूनरेजी होगी अफगान नेशनल आर्मी को के साथ, और उसके बाद अफगान तालिबान नॉर्दर्न अलायंस को मिला के उन्होंने इंडियन जहाज भी गए एमुनिशन वगैरह लेके, जितना वेपन छोड़ के, उनका मकसद है कि दबा के लड़ाई होगी एंड वी विल एंजॉय। बगैर साहब, इस वक्त सी पैक की सिक्योरिटी बहुत मैटर है, जैसे भी आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए स्टेबल अफगानिस्तान कितना मैटर कर रहा है, खासकर अगर हम सी पैक की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखें तो? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मुल्क चाहता है कि अफगानिस्तान में जल्दी से जल्दी अमन हो और इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, इट इज पाकिस्तान। जितना पाकिस्तान वहां पर अमन जल्दी होगा, उनकी पॉलिसी होगा, इंडिया में सफे मातम मचा होगा। इंडिया के कनेक्शन जो थे वो वहां पर टूट गए हैं, वो इस वक्त तितर बतर हो गए हैं, दाइश गेटिंग तितर बितर, टीटीपी छुप अंडरग्राउंड है, इनको टाइम लगेगा। अफगान पॉलिसी बड़ी क्लियर आ रही है। चाइना इज वेरी हैप्पी, क्योंकि चाइना के साथ जो एक इस्लामिक उज़्बेक तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट थी, वो अब नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी कि वो उन्होंने अफगान तालिबान ने गारंटी दी है चाइना को कि हम वो भी नहीं करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत ही फायदा है। और फिर पाकिस्तान का जाहिर है कि तालिबान से हमने बहुत सपोर्ट उनमें शुरू में किया, और अब जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना रहे हैं, पाकिस्तान इंटरफेयर भी नहीं कर रहा। सो हमें अब ये सोचना है कि हमने उनको कब रिकग्नाइज करना है। आई फील कि हमें लीड लेनी चाहिए। जिस वक्त इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनती है, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया इमीडिएटली दे शुड ज्वाइन, इनको रिकग्नाइज करें
ताकि वो हमेशा से ये करें कि ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया यहाँ पर कितना उसको नुकसान हुआ है और क्या मजीद चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज इस वक्त जो एक राइवल बनी हुई है बिटवीन अमेरिका, ईरान एंड इंडिया, तो वो सिचुएशन ही बहुत मैटर करी यहाँ पर। इस पर भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो टॉपिक चल रहा था अफगानिस्तान की करंट सूरत हाल क्या है, अदील मुझे बताएगा कि आज ज़बीला मुजाहिद साहब ने एक प्रेस टॉक की है, दूसरी गालिबन प्रेस टॉक उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि CIA के चीफ से मुलाकात और TTP से मुतालिक जो कमीशन, जो कल बहुत ज़्यादा खबरों में गर्दिश था, एक कमीशन 3 रुकनी कमीशन बनाया गया, उससे उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। ये ऐसा क्यों है? तो बहुत अहम डेवलपमेंट थी। जी बिल्कुल, एक कल की डेवलपमेंट थी जिसमें TTP से मुतल्लिक जो कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त पे बनाने के हवाले से खबरें आई, और दूसरी खबर आज की थी जो CIA चीफ से जो मुलाकात है जो तालिबान रहनुमा के साथ, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के साथ। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इसमें जो असल चीज़ है, देखें उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, और यही उनकी जो सेंसिबल अप्रोच है कि इस वक्त जो सबसे सेंसिटिव मामलात हैं उन पे उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा। यही उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो ब्रिगेडियर से बात कर रहे थे कि वो बहुत सेंसिबली खेल रहे हैं और ये अब बड़े मेच्योर होके खेल रहे हैं। और फिर एक परवेज मुशर्रफ साहब से मुतल्लिक किसी ने सवाल किया, रिपोर्टर ने, तो उससे मुतल्लिक भी उन्होंने बात गोल कर दी। तो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे, कोई ऐसा तनाज़ा नहीं चाह रहे, वो चीज़ों को बगैर मुतनाज़ा बनाए हल करने की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मुलाकात हुई है, ये अभी तक की जो इतलात हैं, ये मुलाकात है, यानी इसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, लाइल्मी का इजहार किया है, तो ये उनकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है खालिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? आ रही है। हारिस साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का स्टांस है वो कहां पर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेकर खड़े थे कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन आए तो उसके लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और अमन का होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से वो स्ट्रैटेजी, जिस तरह से अपना स्टैंड एक रखते थे पूरी दुनिया के सामने, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर था कि हम फैसिलिटेटर्स फॉर पीस हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये एक जो दुनिया को मैसेज किया, दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया, और अभी तक हमने बहुत ही सोच विचार के साथ और अच्छी पॉलिसी के साथ हम इस पर कायम रहे। यहाँ तक कि नॉर्दर्न अलायंस का पूरा ग्रुप पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने मशवरा करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने वहां भी यही कहा कि ये अफगानिस्तान की अवाम की मर्जी है, अफगान ओन्ड, अफगान लेड, अपना डिसाइड करें, इंक्लूसिव पॉलिटिकल बैलेंस से अपनी गवर्नमेंट बना लें, और जब गवर्नमेंट बनेगी हम हर किस्म की सपोर्ट के लिए तैयार हैं, और यही होना भी चाहिए। और बड़ा क्लियर स्टांस है, ये बहुत अच्छा रहा। हमेशा से पहले चाहे अफगानिस्तान के अवाम है, अफगान नॉर्दर्न है, सबको होता था पाकिस्तान इंटरफेरेंस करता है, पाकिस्तान ये करता है। अभी वी आर टोटली सपोर्टिंग देम टू डिसाइड देयर ओन फेट और अपनी एक गवर्नमेंट बना लें। ये अफगान तालिबान की सबसे अहम बात है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि हम उस वक्त गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, जब अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स वहां से निकल जाएंगे, वो चले जाएंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी होगी। सेकंड, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि अफगान तालिबान, अब अफगान लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉरेनर्स जाएंगे, ताकि एक जो अफरा तफरी ये अमेरिकन ने जान के फैलाई थी कि ये अगर 100 अफगान नेशनल्स को लेके जा रहे हैं साथ, तो उसकी वजह से 3-4 हजार अफगान और अट्रैक्ट हो रहे हैं जो बेचारे रोजगार हैं, दे वांटेड बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी, वो उसके लिए कर रहे थे। तो बड़ी क्लियर कर दी। इससे ये फर्क पड़ेगा कि अब अफगान तालिबान, अफगान गवर्नमेंट के जो लोग अवाम हैं, सब अब काबुल का रुख करना छोड़ देंगे, और अमेरिकन को चाहिए कि अपने फॉरेनर्स को, अपने नेशनल्स को और अपने आप ट्रूप्स को निकालें 31 से पहले, ताकि फिर एक वहां पर मखलूत हुकूमत बन सके जो कि तमाम धड़े जो हैं, जो ग्रुप्स हैं एथनिक, उसके बैलेंस बने, और फिर वहां पर अपना निज़ाम हुकूमत स्टार्ट करें। और इमीडिएट देखें, एक और बड़ी प्रॉब्लम है अपनी तालिबान के लिए, जो शहर में तालिबान है, इन्होंने कोई महजब लाइफ नहीं देखी है, वो बेचारों ने लड़ाइयां देखी हैं 40 साल से, वो पैदा हुए, जब 2 जनरेशन गुजर गई,
इसलिए वो आपने देखा कि गद्दीवाला मुजाहिद ये भी कहा कि चेंज है। अवाम को कह रहे हैं कि वो घरों में रहें, औरतें घरों में रहें, ना ज्यादा नहीं, जब तक हम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये बातें समझने की है ये एक, लेकिन स्कॉलर जो है वो अपनी रोल पूरा कर रहे हैं, वही क्लिप वो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, वही वो दुनिया के नेटवर्क पे दिखा रहे हैं, ताकि जितना भी अफगान तालिबान को शो करेंगे ये वही पुराने तालिबान है। तो ये आई थिंक इज अ बिग रेस, बट द विनर इज गोइंग टू बी तालिबान। दे हैव बीन अ विक्टर एंड ऑल इन फॉर्मिंग अ गुड पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट आल्सो। ठीक है नाज़रीन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हुकूमत 3 साल कारकर्दगी कैसी रही है और इसके साथ साथ खासकर पंजाब की कारकर्दगी, क्योंकि जहां वहां के जो वजीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उस बहुत सारी उन पर तनकीद होती रही कि ये सूबा नहीं चला सकते क्योंकि पंजाब एक वाहिद सूबा है, कहते हैं कि उसकी जो वहां पर अपनी गवर्नमेंट बना ले वो फेडरल में भी आ जाता है। लेकिन खासकर अगर मैं बात करूं इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस की, उस्मान बुज़दार साहब की, उनकी कारकर्दगी कैसी रही, किस तरह से रही। लेकिन उससे पहले अदील मैं आपकी तरफ आऊंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें जुबैर न्याजी साहब भी ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन सीएम पंजाब कंप्लेंट सेल है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि वो हमें डिटेल में बताएंगे कारकर्दगी किस तरह की रही, कैसी रही। लेकिन उससे पहले अदील मैं आपसे टेक लेना चाहूंगी, मुझे बताइएगा 3 साल कारकर्दगी खासकर पंजाब की कैसी रही, क्या आप मुतमईन हैं? देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, इसकी जो वफाकी सतह की पॉलिसीज थी वही पंजाब में भी असरअंदाज हो रही थी यकीनन, क्योंकि इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक तो नहीं थी। अब इसको ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी में जो फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कामयाबियां मिली हैं। इकोनॉमी के हवाले से जब हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं या इकोनॉमी के हवाले से जब हम बात करते हैं आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से, तो कोई खातिर ख्वाह कोई ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्लेम कर सके। लेकिन वो ये कह रहे हैं जी महंगाई बढ़ गई है लेकिन हमने लोगों की परचेजिंग पावर जो है इसमें इजाफा कर दिया, बाइंग पावर बढ़ा दी है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 2 काम इसके ऐसे हैं जो वाकई अगर ये इंप्लीमेंट कर दें तो 2023 के इलेक्शन में ये टफ टाइम दे सकते हैं। उनमें एक जो है वो हेल्थ कार्ड है। हेल्थ कार्ड जो है ये अभी इसका आगाज तो कर दिया गया है लेकिन अभी ये तमाम जगहों पर नहीं पहुंचा। लेकिन हेल्थ कार्ड के हवाले से ये मगरबी ममालिक में भी ऐसा सिस्टम जो है वो नहीं देखने को मिलता कि अमीर और गरीब दोनों के लिए निजी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मुफ्त इलाज है, ये एक बहुत बड़ी इनकी जो अचीवमेंट है। दूसरा जो किसानों के हवाले से है, टारगेटेड सब्सिडी। पाकिस्तान का जो आबादी का ज्यादातर पोर्शन है वो ज़राअत से वाबस्ता है, तो उसको ये टारगेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि और जो पंजाब है, पंजाब में जो किसान है अगर खुश है तो वो पंजाब में 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट जो है वो उनको मिल सकती है। ठीक है, जुबैर साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को डायरेक्टली डील कर रहे हैं। जुबैर साहब, मुझे ये बताइएगा कि 3 साल कारकर्दगी खासकर पंजाब की कैसी रही, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया? थैंक यू मारिया। 3 साल देखें, इससे पहले जब भी हम पंजाब की कारकर्दगी की बात करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे पिछली हुकूमत से, खासतौर पे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे। मैं जो सबसे बड़ा एक जो प्रैक्टिकल डिफरेंस है शहबाज शरीफ साहब की सीएमशिप में और उस्मान बुज़दार साहब की सीएमशिप में, वो मेनली ये है कि शहबाज शरीफ साहब 40 वजारतों के अकेले वजीर थे। लाहौर के मेयर भी वही नजर आते थे, लाहौर के वासा के चेयरमैन भी वही नजर आते थे, जबकि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में ये 5 डेलीगेट हुई हैं। हेल्थ का प्रॉब्लम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद उसमें इंचार्ज हैं, वो बता रही होंगी पब्लिक को कि क्या मामला है। आप इंडस्ट्री से रिलेटेड मामला देखेंगे तो मियां असलम इकबाल साहब को आप सरफहरस्त देखेंगे। आप हायर एजुकेशन को देखेंगे तो राजा यासिर हुमायूं नजर आ रहे होंगे, आपको मुराद रास स्कूल एजुकेशन में नजर आ रहे होंगे, हाउसिंग में मियां महमूद रशीद। सो हर बंदा अपनी डोमेन में जिसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर के साथ काम कर रहा है और हर वजारत का एक अपनी पॉलिसी के मुताबिक इंप्लीमेंटेशन का जवाबदेह है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हर लिहाज से पिछली गवर्नमेंट से हमारी पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई की बेहतर है और होगी।
मैं आपको छोटे से जुबैर साहब, एक तासुर दिया जाता है, एक तासुर आता भी है कि उस तरह से काम नहीं हो रहा है पंजाब में, चीजें बहुत स्लो हैं, बहुत सारी, खासकर उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं। मैं आपको इसमें छोटा सा एक अर्ज करूं, जैसे हमारा जो सबसे प्रायर चीज थी वो थी हेल्थ एंड एजुकेशन। मैं आपको अर्ज कर दूं कि जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है अभी तक हम 6 यूनिवर्सिटीज मुकम्मल तौर पे फंक्शनल कर चुके हैं अपने दौर में, जबकि 15 यूनिवर्सिटीज और ऑलमोस्ट जो पाइपलाइन में है जिनमें से 11 का काम 60% हो चुका है। अच्छा, उससे पहले एक और मैं आपको बात बता दूं, स्टैट्यूट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जिसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी ने रन होना होता है। स्टैट्यूट एक तरह से आइन होता है एक यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी आपको पता है खुद मुख्तार इदारा है। सो नून लीग के दौर के तकरीबन 16 या 12 यूनिवर्सिटीज है, उससे पहले इवन परवेज इलाही साहब के दौर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके स्टैट्यूट्स हमारे दौर में अब आके स्टैट्यूट्स हमने बनाए। The real achievement। अब मैं आपको लेकिन जुबैर साहब वो पुलिस रिफॉर्म्स किधर हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स किधर हैं? वो लोग पूछते हैं। इमरान खान साहब तो सबसे ज्यादा बात इसकी किया करते थे। जिस तरह के आए रोज वाकयात हो रहे हैं, अभी रिसेंटली लाहौर में एक वाकया हुआ है, लोग पुलिस पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, वो रिफॉर्म्स किधर हैं? उनके बारे में भी हमें बताएं। अच्छा, मैं आपको ना पुलिस रिफॉर्म्स, अगर कोई चीज हमारी सबसे डिले रही है तो उसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स हैं। बट मैं आपको पुलिस की रीसेंट जो आईजी पंजाब जो हमारे हैं गनी साहब, उनकी मैं आपको जो रीसेंट पुलिस रिफॉर्म्स पे इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी पीएम पोर्टल और सीएम कंप्लेंट सेल दोनों पे जो कंप्लेंट्स फॉरवर्ड हो रही हैं, इवन 8787 पे भी, जो कि अब 1787 हो गया है, पुलिस कंप्लेंट हेल्पलाइन। अच्छा, उनका अब हमने सर्कल्स के अकॉर्डिंगली देखना शुरू कर दिया। अब एसीआर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जिस एसपी की सर्कल से रिपीटेड कंप्लेंट्स आएंगी, यानी कि इसका मतलब है कि उसको डाउन नीचे अपनी सतह पे डील नहीं किया गया, इस वजह से वो सेंट्रल कंप्लेंट जोन में आई। अब उनकी ये एसीआर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो रही है। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की परफॉर्मेंस जो है वो जो सेंट्रल कंप्लेंट्स में जिनकी सर्कल से, जिनके डिस्ट्रिक्ट से या जिनकी तहसील से कंप्लेंट्स का तनासुब ज्यादा होगा, वो उनकी एसीआर में रिफ्लेक्ट होगा और उनकी उनसे प्रमोशन इफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, जो बाज़ाब्ता ब्यूरोक्रेसी का जो रिफॉर्म का जो मसवदा है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। नहीं साहब, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन मैं जरा हारिस साहब से एक तज्जिया ले लूँ, न्यूट्रल तज्जिया, के उनसे पूछते हैं। हारिस साहब, मुझे बताइए कप्तान के वसीम अकरम प्लस ने 3 साल में क्या क्या किया है? कुछ चीजें तो पॉजिटिव हैं, उससे मैं कह सकता हूं कि एक जगह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने एहसास प्रोग्राम बड़ा अच्छा चलाया है। नंबर 2, हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम ठीक है। डेटा ऑल्सो शेल्टर, कोई शेल्टर के बगैर नहीं रहेगा, वो ठीक है। डिजिटल प्रोग्राम जो बनाया उसमें $2 बिलियन इन्होंने लिए हैं। फिर फॉरेन लिमिटेड बहुत बढ़ गई हैं। मैं पहले पॉजिटिव बात करूं फिर नेगेटिव बात करता हूँ। इसके साथ फिर आपके जो फॉरेन रिजर्व आपके बढ़ गए हैं वो ठीक है, वो उस लिहाज से भी ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम है ना, जो आपने करने के अकाउंटेबिलिटी में दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। 3 साल नैब ने वो डिलीवर नहीं किया। जो 5, 6, 8, 10 मेगा करप्शन केसेस थे, नथिंग वुड हैपन। हमने बहुत कहा, नवाज शरीफ ने ये किया, शहबाज शरीफ ने ये किया, मरीन नवाज ने ये किया, फवाद हसन फवाद ने किया, सोन ने किया, नथिंग कुड हैपन, और वो बाहर भी चले गए। उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान में जो पॉइंट्स है ना, जो भी बात हो रही थी, ठीक है, अभी मदरसा, अभी एजुकेशन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी रिफॉर्म नहीं कर सके। 3 साल डॉक्टर इशरत रहे, फिर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हो सकी, तो ये चीजें बड़ी अहम है। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म जो सबसे बड़ा अहम नुकता था पीटी गवर्नमेंट का, इलेक्टोरल रिफॉर्म, चाहे आपने वो पॉपुलेशन आपके साथ नहीं दे रही, लेकिन ऑपरेशन साथ चलाने का देयर इज अ वे आउट। आप अगर असेंबली को फॉल करेंगे और उनको रोजाना ये गाल गलोच नहीं करेंगे, बल्कि आप ये करेंगे, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल करें, एग्रीड, साथ ही साथ असेंबली को फॉल रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपोजिशन से कॉन्टैक्ट रखें, और कम्युनिकेशन स्किल जो पीटीआई गवर्नमेंट की सबसे वीकनेस है, कि अभी भी आपने बात की 6 यूनिवर्सिटी आपने फॉल की हैं, जुबैर साहब ने सब कुछ किया, हु नोज इट, एटलीस्ट आई डोंट नो। असल में ब्रिगेडियर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 3 साल में
ब्रिगेडियर साहब, पहले 3 साल में ये लगे ही उन इश्यूज पे रहे जिस पर इनको बात नहीं करनी चाहिए थी। मसलन नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आपको क्या जरूरत है वो ओनरशिप लेने की जब नैब काम कर रहा है? तो उस पे ज्यादा फोकस रहा, लेकिन अब मेरा ख्याल है इन्हें भी समझ आ गई है कि असल इश्यूज कौन से हैं जिन पे बात करनी है, और अब वो चीजें जिस तरह नियाजी साहब अब बता रहे हैं ये पहले 2-3 साल नहीं बता सके। अच्छा दिल, एक दो सिर्फ चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम इस वक्त 2 चीजें को करने की जरूरत है। नंबर 1, सर ये जो चीजें करनी है ना इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत ने, ब्रेक के बाद आप जानेंगे नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद यही न्यू करेंगे, साथ रहिएगा। घूम कर गली गली पूरा पसीने से भीगा, मार के 2 गुट्टा जा थोड़ा सा तू ले ले ठंडा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब, आपसे सवाल यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अब तक पुलिस से मुतल्लिक तकरीबन 43 मामलात पर नोटिस लिए हैं। तमाम केसेस में मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए हैं, कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, और जो गफलत जिन्होंने जो गफलत में सामने आए हैं उन पुलिस ऑफिसर्स को ओहदों से हटाया भी गया है। लेकिन ये वो तमाम केसेस हैं जिन पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक्शन लिया है या नोटिस लिया है। आप लोग खुद से इदारों को मुतहर्रिक क्यों नहीं कर रहे हैं? देखें, जो पुलिस का महकमा है, तीसरे साल में आज अगर आज मेरे से पूछें तो मेरे पास जो कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं और उस कंप्लेंट्स की जो हल होने की तादाद है उसमें बहुत बेहतरी आ चुकी है। कंप्लेंट्स फॉरवर्ड हमारे तक होने में भी कमी आई है, और हमारी जो कंप्लेंट्स पुलिस को फॉरवर्ड होती हैं उसमें, इसी को सिस्टम कहते हैं। कंप्लेंट एग्जिस्ट तो करेगी, महकमा इसीलिए है क्योंकि कंप्लेंट ने एग्जिस्ट करना है, पुलिस के पास कंप्लेंट आनी है, पुलिस के पास कोई ना कोई इश्यूज एग्जिस्ट करते रहेंगे। अब जो असल चीज है करने की वो ये है कि मैं आपको सिर्फ पुलिस से हट के जो मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब की परफॉर्मेंस है, देखिए 3 साल में आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कितनी जबरदस्त हुई कि पंजाब की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, किसान खुशहाल हुआ, रूरल इकोनॉमी बेहतर हुई। इसके अलावा आपके जो कब्जा माफिया से छुटकारा आपका दिलवाने का एक पूरा प्लान तैयार हुआ। हर जिले में पुलिस ने एक ऐसी ज्वाइंट एक्शन टीम्स बनाई, महकमा माल यानी रेवेन्यू के साथ मिलके, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ मिलके एक सेंट्रलाइज टीम्स बनी है। उसके अलावा जो एंटी करप्शन की रिकवरीज हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना, एंटी करप्शन की जो रिकवरीज हैं वो एक समझे कि हिस्टोरिक है। जुबैर साहब, लाहौर से आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, जुबैर साहब लाहौर से आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, लाहौर की बात सुनाएं। लाहौर के हवाले से एक सर्वे भी आया है, हमारे बड़े सीनियर कोलीग हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने किया है कि जी लाहौर में को आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ऐसा नजर तो नहीं आ रहा वैसे, लेकिन लाहौर के हवाले से आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने नून लीग के घर में अपनी जगह बना ली है सियासी तौर पर? सर, लाहौर में देखें, जो हमारा वीक ग्राउंड था, अगर कोई मेरे से पूछे तो वो लाहौर था, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, ये सब लाहौर में रहते थे, लाहौर में ये खुद पर्सनली डील करते थे मामलात को। तो एक तरह से लाहौर हमारा वीक विकेट थी हमेशा से, मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ रहा है। अच्छा, अब लाहौर में जैसे आपने सर्वे में देखा कि पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी में कमी आई और पीटीआई की पॉपुलैरिटी में बेहतरी आ चुकी है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो पब्लिक को, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला ना सीवरेज और वाटर सप्लाई का, यानी वासा रिलेटेड। सो वासा से रिलेटेड जो हमारे दौर में जो एक्शन हुए हैं, शहबाज शरीफ तो लॉन्ग बूट पहन के बारिश में निकल आते थे, लेकिन जो हमारे दौर में एक्शन हुए हैं वो प्रैक्टिकल हैं। हमने यहाँ पे सीवरेज टैंक्स बनाए एक्स्ट्रा, जो कि अभी बहुत बड़ी तादाद में वाटर रिटेंशन के लिए एक ग्रेटर मंसूबे बन रहे हैं। उसके अलावा एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा लाहौर का 13 अरब रुपए का, जो पूरे लाहौर का जो वाटर ड्रेनेज है वो रूट करेगा सीधा रावी की तरफ, ताकि रावी में जो, और ये लाइंस अलहदा होंगी, लाइक जो आपकी जो टॉयलेट सीवरेज लाइन है और जो आपकी ड्रेन दूसरी वाटर रिटेंशन की जो लाइंस है वो अलग-अलग हो जाएंगी। और जो वाटर का जो रिटेंशन, जो रेन वाटर रिटेंशन है उसको पीएचए यूज करती है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ये एक तरह से बहुत ही इनकलाबी। आज अब लाहौर में किसी से पूछे, इस बरसात में पानी, बारिश के बाद जो पानी की उतरने की स्पीड है वो एक तारीखी तौर पे तेज हो चुकी है। मेरा जो हल्का है
जिससे मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं वो समझें कि बहुत लाहौर का ना डीप जुबैर साहब ये भी बताइएगा कि आप चूंकि चेयरमैन हैं सीएम पंजाब कंप्लेंट सेल के, तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स किस चीज की रिसीव हुई हैं और जो मसले सामने आए हैं क्या उनको हल किया गया और कितनी परसेंटेज पर हल किया गया? सबसे ज्यादा देखें, मैं 2 साल से सीट पे हूं और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड आई हैं हमें, वो जनरली पुलिस से रिलेटेड और कब्जा के हमारी जमीन पे कब्जा हो गया, और दोनों में खातिर खास स्पीड आई है हल होने की और लोगों की तसल्ली बख्श रिपोर्ट हमारे तक पहुंचती है। मैं आपके साथ एक खुसूसी प्रोग्राम करना चाहूंगा जिसमें हम अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जो बाकायदा मैं आपको इस पे रजिस्टर कराना चाहूंगा कि किस किस किस्म के जो हमारे कमजोर तबके के इश्यूज हैं, यानी कि जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके मसले सीएम साहब के तवज्जुह से हल हुए हैं, उस्मान बुज़दार साहब के कंप्लेंट सेल इसके साथ साथ जुबैर साहब ये भी हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे मसले हैं जो हल नहीं हो सके और उनको हल करने की जरूरत है। बगीरी साहब की तरफ है। बगीरी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, क्या जो कारकर्दगी रही है उस्मान बुज़दार की, अभी हमारे साथ जुबैर साहब भी हैं, उन्होंने भी सारी एक्सप्लेन किया कि ये चीजें हमने की हैं, ये अचीवमेंट्स हैं हमारी, क्या आप मुतमईन हैं या और काम भी होना चाहिए? इसमें 2-3 चैलेंज हैं पीटीआई को, जो अगर जितनी जल्दी उस पर काबू पा लें उतना इनका ग्राफ लेवल और बेहतर हो जाएगा। नंबर 1, ये महंगाई को ये कंट्रोल नहीं कर सके, ठीक है। आम आदमी को बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो एक घी की कीमत मिसाल के तौर पर 117 रुपए बढ़ा दी, आपने चलो बढ़ा दी, आई एग्री, मुझे पता है कि पाम ऑयल की बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ये हो गया, बट देन प्लीज कम एंड टेल टू द पाकिस्तान कि जी किस वजह से चीज महंगी हो रही है। सही। वो चीजें चैलेंज है इनके चाहिए कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है बगेरी साहब वो है महंगाई, और उसको कम करना जरूरी है, क्योंकि अगर अगले इलेक्शंस में जाना है तो महंगाई वाहिद एक ऐसा फैक्टर है जिसको जब तक सॉल्व ना किया जाए तब अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।